बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, और फार्मूलाज वगैरह से भी हम लोगों ने डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अच्छा, अब इस आईआरआर की जो प्रेजेंटेशन है ना, एनपीवी एंड आईआरआर, इसको हम लोग ना ग्राफ के जरिए भी डिनोट कर सकते हैं। मैं हम लोग कुछ इसको इस तरह से जाकर बनाएंगे अपने पास। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, यहाँ पर मेरे पास वाई एक्सिस। अब देखें, ये है इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर आप लोग गौर करें तो मैंने पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर इसको एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक्स एक्सिस पर मौजूद होता है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर हमें जाने की जरूरत नहीं। और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं एन पी वी को, नेट प्रेजेंट वैल्यू को। और नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अपवर्ड पॉजिटिव एनपीवी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के डाउनवर्ड एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव होगी। एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम जीरो होगा या जीरो से ज्यादा हम लोग इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, नेगेटिव में नहीं जा सकता। अब अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनपीवी का ग्राफ बनाना चाहूँ ना, तो इसका जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह कर्व शेप में जाके बनता है, ये ऐसे कुछ। ये एनपीवी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का ग्राफ है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि एनपीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मींस दैट अगर आप लोग ये बात अब हमेशा याद रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज करने से एनपीवी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप यहां पे देखें, मैं सपोज आपसे ये कहूं कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यहां पर आ गया 20%, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%। तो आप लोग गौर करें, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो एनपीवी की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिली, ये मुझे एनपीवी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज करने से एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, डिक्रीज कर गई। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनपीवी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, कि अगर आप लोगों ने एनपीवी को कम करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दो, एनपीवी को ज्यादा करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर दो, इनवर्स रिलेशनशिप चलेगा। अब ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे पास एनपीवी की वैल्यू जीरो, ये वो पॉइंट है जहां पर एनपीवी की वैल्यू जीरो। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है आई आर आर, इसको कहा जाएगा आई आर आर। अब जब हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, एनपीवी को बेस बनाकर डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो हम लोगों ने कहा था जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा होगी हमने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, ऐसे ही है ना। लेकिन कभी कभी हमें आईआरआर को बेस बनाकर भी जाकर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी अगर एग्जांपल दूं कि सपोज आप लोगों ने 100% अमाउंट इन्वेस्ट करनी थी, से दैट 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट करने थे, और वो 100 रुपीज आपने लोन के तौर पर ले लिए बैंक से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट आप किसी प्रोजेक्ट में करने जा रहे हो, लेकिन ये 100 रुपीज आपका अपना नहीं है, आपने ये 100 रुपीज बैंक से लोन के तौर पर लिया। तो इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट है 10% का। ये जो 100 रुपीज है आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, कैसा नहीं है जैसे कैपिटल है,
और उस कैपिटल के लिए आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इसे कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका अपना पैसा हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होती। आप अपने पैसे पर तो इंटरेस्ट नहीं पे करोगे ना। आपका अपना पैसा हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होगी। इस 10% को कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप लोग ये देखें कि अगर आप 1 साल के लिए ये लोन रखते हैं तो आफ्टर 1 ईयर आप लोग जाकर रिटर्न कितना करोगे? इसका 10% इंटरेस्ट दोगे और आप रिटर्न कितना करोगे बैंक वालों को? 110 रुपीज। अब मेरी जरा बात सुनिएगा। आपके पास अगर अपना पैसा हो और आप 100 रुपए किसी बिजनेस में जाकर इन्वेस्ट करें और उस बिजनेस से आपको 8% का बेनिफिट हो जाए, उस बिजनेस से आपको 8% का बेनिफिट हो जाए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बन जाएगी 108। 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, 8 रुपीज का बेनिफिट हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट बन गई 108। आपका बिजनेस प्रॉफिट्स में है। एम आई राइट? आपका बिजनेस प्रॉफिट में है। आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरे एंगल से सोचें, ये 100 रुपये आपका अपना नहीं था, आपने ये 100 रुपये उधार के तौर पर लिया हुआ था, उस पर आप 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब आपका बिजनेस आपको 8% का बेनिफिट दे रहा है, आपको बिजनेस से रिटर्न मिला 108 का, इवन के बिजनेस प्रॉफिट में है। लेकिन क्या आप प्रॉफिट में हैं? नहीं, आप लॉस में हैं। आप 2 रुपीज के लॉस में हैं। इवन के आपने जाकर बैंक वालों को वापस करना है 110 रुपीज, जबकि आपने अर्न कितना किया? 108। तो क्या आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे आप। इसी तरह अगर इसी प्रोजेक्ट्स में आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते और वहां से आपको 15% का बेनिफिट हो जाता, तो टोटल आपके पास रिटर्न आ गया 115 का। उसमें से 110 रुपीज आप बैंक वालों को वापस कर देते, 5 रुपीज आपका बेनिफिट था। क्या अब ठीक है बात? अब बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने ना आईआरआर को बेस बनाकर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो अब आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो लेस देन है आईआरआर के, अगर लेस देन है आईआरआर के, तो आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप खुद देखें, मेरा आईआरआर है 20%। आईआरआर 20% मींस दैट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर मेरी एनपीवी की वैल्यू 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर मैंने लोन लिया था ना 10% पर, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट भी 10% का हुआ, 110 का, और वो मैंने उठाया जाकर बैंक वालों को दे दिया। क्या मुझे कोई प्रॉफिट हुआ? क्या मुझे कोई लॉस हुआ? तो ऐसे समझे ये हमारे पास एक ब्रेक इवन पॉइंट है कि अगर ये आईआरआर हमें बताता है कि आपके इस प्रोजेक्ट का आईआरआर अगर 20% है और आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल लोन के तौर पर लेकर आना है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से अगर कम है तो आप लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर हो जाता है आईआरआर से, तो फिर आपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है। कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% हो जबकि आईआरआर 20% है, तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है। जब आपके माइंड में ऐसा कोई डिसीजन लेने लगेंगे ना, ये ग्राफ आपके माइंड में आ गया, तो इजीली पता चल जाएगा कि कब आपने एक्सेप्ट करना है और कब आपने रिजेक्ट। मतलब अगर आईआरआर से कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक्सेप्टेंस, आईआरआर से ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर रिजेक्शन। एनी प्रॉब्लम? ये डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को काफी हेल्प करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 6 सेल्फ टेस्ट। तमाम क्वेश्चन तो मैं नहीं सॉल्व करने वाला। जहां पर आप लोगों को इश्यूज आए हैं वो मेरे साथ जरा जल्दी जल्दी डिस्कस करें,
ताकि मैं इनको कंप्लीट कर सकूं जी। और जरा क्वेश्चन को सीक्वेंस के साथ लेके चलिएगा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बताएं कौन सा जहां प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन इज 14। 14 से पहले तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अच्छा भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। A firm wants to establish a library maintenance fund for a university। देखो भाई, काफी सारा क्वेश्चन के अंदर जो डाटा होता है ना, वो जस्ट एक बैकग्राउंड बना रहा होता है, उसका हमारे क्वेश्चन से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता। उसके लिए कहते हैं द फर्म वुड प्रोवाइड ₹25,000 एवरी 6 मंथ। तो एवरी 6 मंथ से मुझे पता चला है सीक्वेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट, जब और सीक्वेंस ऑफ पेमेंट कौन सी अमाउंट्स का है, 25,000 का, तो ये मेरे पास रेंटल्स बन जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पढ़िएगा। फिर क्या कहता है साथ में, एवरी 6 मंथ द फंड यील्ड्स a 10% annual return of interest compounded। तो ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंटल सेमी एनुअल बेसिस पर थे, तो रेट की कंपाउंडिंग भी सेमी एनुअल, तो मुझे किसी किस्म का इक्विवेलेंट रेट फाइंड नहीं करना। अगर इसकी कंपाउंडिंग सेमी एनुअल के अलावा कुछ और होती तो मैं सबसे पहले इक्विवेलेंट रेट जाके फाइंड करता। फिर देखें, व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट क्या, मुझसे क्या चीज पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। तो मतलब एन्युटी नहीं है। एन्युटी होता तो वो आपसे कहता कि ये जो रेंटल्स हैं एवरी 6 मंथ फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, ऐसी उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा फॉर लाइफ टाइम परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट, परपेचुटी आपके पास आ गया। कहते हैं फ्रॉम द इंटरेस्ट every 6 months after making the first payment from the। तो आपको याद है जब मैंने एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी को डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कि अगर रेंटल्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो तो ड्यू, और अगर एंड ऑफ द पीरियड हो तो आपको याद है मैंने स्टार्ट के साथ कुछ और वर्ड्स भी लिखे थे, इमीडिएटली, नाउ, फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई मेरे पास परपेचुटी है, लेकिन वो ऑर्डिनरी परपेचुटी नहीं है, परपेचुटी ड्यू है। परपेचुटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास, रेंटल्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 2 कंपाउंडिंग सेमी एनुअली प्लस रेंटल। ये इसका फार्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 525,000, ऑप्शन ए। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन बताएं 21। A company is considering proposal of purchasing a machine। अब देखिए भाई, ये डिसीजन मेकिंग है, मशीन परचेज करना बाय करना। तो भाई आप खुद सोचें, उस टाइम पर मैंने ये नहीं कहना कि जो कम वैल्यू हो उसको टिक कर दो, जो ज्यादा हो उसको टिक कर दो, नहीं। हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम लोग परचेज करने जा रहे हैं या हम लोग सेल करने जा रहे हैं। तो देखो, परचेज में हमेशा वहां से करूंगा जहां से चीजें सस्ती मिलेंगी, और सेल में हमेशा उसको करूंगा जहां पर मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो परचेज हमेशा डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू होता है, हमेशा डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू पे कभी डिसीजन नहीं लेना। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू में देखना है कि अब मैं परचेज करने जा रहा हूं, तो जिस ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू कम होगी मैंने वहां उस ऑप्शन को जाके एक्सेप्ट करना है। कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास गिवन है यहां पर, आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ ₹4,000, ये पहला ऑप्शन है, फुल पेमेंट ऑफ ₹4,000। तो फुल पेमेंट आज ही पे करनी है, आज ही के दिन 4,000, इसके प्रेजेंट वैल्यू भी 4,000 ही है, इसके ऊपर कोई फार्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं। और अब ये सेकंड ऑप्शन स्टार्ट होने लगा, बाय लीजिंग इट फॉर 4 years रिक्वायरिंग एनुअल पेमेंट ऑफ ₹1,250। अब ये सेकंड ऑप्शन है कि 1,250 एनुअल पेमेंट करो फॉर 4 years। तो मतलब ये रेंटल्स बन गए, इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, 1, 2,
50 into 1 minus 1 plus 14% raised to power minus 4 divided by 14%। देखिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक करें, 3। तो मतलब फुल पेमेंट वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, फुल पेमेंट पर नहीं जाऊंगा। थर्ड ऑप्शन देखें, 4800 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो 4800 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, अब ये एक ही अमाउंट है तो इसके ऊपर एन्युटी नहीं अप्लाई होगा, इस पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जाके अप्लाई हो जाना है। 1 प्लस 14% रेज टू पावर माइनस 2, इसकी वैल्यू बताएं। 3693। अब अगर आप लोग देखें, ये तीन ऑप्शन मेरे पास मौजूद थे, तो मैं 4000 ब्याज दे दूं, या मैं 3642 दे दूं, या फिर 3693। तो लेसर अमाउंट कौन सी है, तो हम कौन सी ऑप्शन को जाके टिक कर देंगे, लीज। और अगर यहीं पर होता सेल ऑफ अ मशीन, तो सेल ऑफ अ मशीन के लिए हम लोग कैश पेमेंट पे चले जाते, फुल पेमेंट ऑफ ₹4000, ग्रेटर अमाउंट के ऊपर चले जाते। एनी प्रॉब्लम जी? क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बताएं। 25, a person invest ₹500 at the end of each year। each year से पता चला एन्युटी है, तो फिर ये 500 रेंटल, एंड से पता चला ऑर्डिनरी एन्युटी है। ऑलराइट, with a bank which pays interest at the rate of 10% compound interest, the amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly installment for the 12th time। अब यहां पर देखें ना, तो बेसिकली उसने ये कहा आज से लेकर 12th ईयर तक आप रेंटल पे करते हो, हर साल के एंड पर। तो मतलब आपका लास्ट रेंटल यहां पे जा रहा है, 12th रेंटल यहां पे जा रहा है। तो अगर मैं ऑर्डिनरी एन्युटी का यहां पे फार्मूला अप्लाई करता हूं ना, ये देखें, 1 प्लस 10% रेज टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10%। तो ऑर्डिनरी एन्युटी ने हमें क्या कहा था कि भाई फ्यूचर वैल्यू उस टाइम ड्यूरेशन की होगी जहां पर लास्ट रेंटल पे हो रहा है। ऑर्डिनरी एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू उस टाइम पर होती है जहां पर लास्ट रेंटल पे, तो लास्ट रेंटल कहां पे हो रहा है, तो वहां तक इसने मुझे पहुंचा दिया। जबकि मुझे फ्यूचर वैल्यू कहां की पूछी गई, कहते हैं जब आप 12th टाइम अपना रेंटल पे करोगे उसके 1 साल के बाद। आपके मतलब मैंने फ्यूचर वैल्यू यहां की बतानी है, तो 1 साल के लिए मैं इसके लिए कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई कर दूंगा, 1 प्लस 10%। अब बेसिकली इसने हमसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू पूछी, लेकिन सिर्फ बताने का अंदाज चेंज कर लिया। लास्ट रेंटल से एक रेंटल बाद की मैंने जाकर वैल्यू बतानी थी, 12th रेंटल से 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में क्या पैसे होंगे, तो 12th रेंटल तक ऑर्डिनरी एन्युटी, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ। अब अगर सपोज यहां पे कहता 3 years आफ्टर, तो मैं इसको रेस्ट बार 3 कर देता। कहता 5 years आफ्टर, मैं कंपाउंडिंग फैक्टर को रेस्ट बार 5 कर लेता। गॉट इट? तो अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, एंड आंसर इज, ये आंसर आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट वन, 26, कहते हैं शिराज एक्वायर्ड अ न्यू कार वर्थ ₹850,000, न्यू कार परचेज की थ्रू अ लीजिंग कंपनी। ही मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज, डाउन पेमेंट मतलब उस टाइम पर जो इनिशियल डिपॉजिट करवाया गया। अब देखो कार की प्राइस क्या थी,
बेटा उसमें से 2 लाख तो उसने उसी टाइम पे कर दिया ना, बाकी जो रेंटल्स करवाने के लिए जाएगा, अब 850 के रेंटल्स तो उसने नहीं करवाने ना, रिमेनिंग अमाउंट के उसने रेंटल्स करवाने हैं, और रिमेनिंग अमाउंट कितनी है हमारे पास, 650। तो अब प्रेजेंट वैल्यू जो आप कंसीडर करोगे वो 850 को नहीं करोगे, 650 को प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करोगे। गॉट इट? जितनी अमाउंट ड्यू रह जाती है उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवानी है, तो 850 को प्रेजेंट वैल्यू ना कंसीडर करें। प्रेजेंट वैल्यू में से जो करंट कैश प्राइस प्रेजेंट वैल्यू उसमें से डाउन पेमेंट माइनस करते हैं, बाकी 650। ही एग्रीज टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब ये 10 इक्वल, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये टाइम नहीं है, ये एन की वैल्यू है आपके पास। द लीजिंग कंपनी विल चार्ज 19% पर एनम ओवर द लीज टर्म। अब मेंशन नहीं है तो मींस दैट ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअल ही है 19%। फिर अमाउंट ऑफ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हमने बतानी है, साथ में हमने टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा जब तक आपको इंस्टॉलमेंट्स का नहीं पता चल जाता तब तक आप इंटरेस्ट नहीं फाइंड करके दे सकते। तो जब इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करनी हो तो आप लोग इसके लिए जाओगे और लिखोगे 650,000 is equal to rentals into 1 minus 1 plus 19% compounded semi-annually। रेंटल सेमी एनुअल थे तो रेट की कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, रेज टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 19% डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से आपके पास आएंगे रेंट। हाँ जी, फाइंड करें द अमाउंट ऑफ रेंटल इज 103,523। अब जैसे आपने ये फाइंड किया तो देखो भाई ये तो हो नहीं सकता, 103,533 भी नहीं है, 103,554 भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब एक ऑप्शन फाइंड करके मैंने बेसिकली पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैंने इंटरेस्ट की अभी कैलकुलेशन ही नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर भी लूं तब भी इसी ने ठीक हो जाना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, इन्हीं रेंटल्स को आप इस तरह से भी कर सकते थे कि अगर आप यहां पे 850 लिख देते हो तो फिर आप एन्युइटी के फैक्टर के बाद प्लस डाउन पेमेंट, तब भी आंसर सेम है। अगर आप इसको 850 ही रहने दो, आपके अपने रेंटल्स, उनकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट, तब भी सेम आंसर है। अब खुद सोचो, ये +200 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? तो 850 में से जैसे ही 200 माइनस होगा रिमेनिंग, तो मैंने वो जाके लिख लिया था। बात क्लियर? अच्छा, अब जब आप लोगों ने इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो मैंने आप लोगों से कहा था एन इनटू आर प्लस डाउन पेमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू। ये इंटरेस्ट का फार्मूला है, एक्चुअल पेमेंट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू जी, एंड आंसर इज, ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 30, 35। अच्छा, 31 देख लें। हाउ मच विल द बायर एक्चुअली पे फॉर द हाउस, और साथ में व्हाट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट कैश प्राइस फॉर द हाउस। इक्विवेलेंट कैश प्राइस मतलब जो रेंटल्स आपको बताए जा रहे हैं प्लस डाउन पेमेंट, आपने उन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वो आ जाएंगे इक्विवेलेंट कैश पेमेंट्स, और साथ में आपने इंटरेस्ट की वैल्यू बता देनी है। तो देखिए, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, सिर्फ थोड़ा से अंदाज को बदल रहा है कि वहां पे उसने कैश इक्विवेलेंट कैश पेमेंट बता दी, रेंटल्स पूछ लिया और इंटरेस्ट। यहां पर क्या है, रेंटल्स बता दिए, डाउन पेमेंट बता दी, कैश पेमेंट पूछ ली और साथ में इंटरेस्ट। अब आप लोगों ने सबसे पहले ये देखे डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट कैश पेमेंट का हिस्सा होती है,
लेकिन ये एज इट इज ऐड हो जाएगी, इसका और कोई काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जीरो पर मौजूद है। फिर आपके पास आ गई ये रेंटल्स की अमाउंट ईच 6 मंथ, मतलब सेमी एनुअल फॉर 15 ईयर्स, तो मतलब एन्युटी है, टाइम डिफाइन हो चुका है, तो एन्युटी आ गई हमारे पास। कॉस्ट ऑफ द फंड इज 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट कैश पेमेंट फाइंड करने के लिए हमारी इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, 75,000 इंटू 1 - 1 + 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इसको क्या लिख दूं मैं, रेस्ट बार फॉर 15 ईयर्स। तो 15 अब 15 अब n की वैल्यू नहीं है, 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में कितने सेमी एनुअल्स इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, -30 करना था, -15 नहीं करना इधर। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। नंबर ऑफ रेंटल्स देखने थे तो 15 साल में टोटल 30 रेंटल्स आ रही हैं, डिवाइडेड बाय 5%। अब ये आपके रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये इक्विवेलेंट कैश पेमेंट नहीं है जब तक कि आप इसमें ऐड ना कर दो डाउन पेमेंट, एंड डाउन पेमेंट इज 200,000। अब देखो ये आपके पास कैश पेमेंट आ गई, एंड द कैश पेमेंट इज 13,529। ये देखें, ये रही। क्या इस जैसी अमाउंट किसी और के साथ है, नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। अगर सपोज इस जैसी अमाउंट किसी और के साथ भी होती तो फिर मुझे इंटरेस्ट को देखना था कि इंटरेस्ट किसका ठीक है। तो अब इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे आएगी, NR 30 इंटू 75,000 प्लस डाउन पेमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू 13,52933, एंड द आंसर इज ये 2450,000। ऐसे ही है जी। क्वेश्चन नंबर 35, a firm will need 300,000 at the end of 3 years to repay a loan। ये फ्यूचर वैल्यू है, और कब की, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ये फ्यूचर वैल्यू हमें चाहिए। द फर्म डिसाइडेड दैट इट वुड डिपॉजिट ₹20,000 at the start of each quarter during these 3 years into an account. The account would yield 12% per annum compounded quarterly during the first year. What rate of interest should it earn in the remaining 2 years to accumulate enough amount in this account to pay the loan at the end of third year? अब अगर यहां पर देखें तो ये हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है जब हमने कहा था कि डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेंटल्स हो जाएं या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाए। अब यहां पर देखें ये कुछ इस तरह की वैल्यू बन रही है, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, 0, 1, 3, रेंटल तीनों साल में एक जैसे ही है और वो है 20,000, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर है, स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर है। अब यहां पर देखें, कहते हैं यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो है 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, जबकि इधर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद है वो हमने बताना है। और थर्ड ईयर के एंड पर जो फ्यूचर वैल्यू मिलनी चाहिए वो 300,000। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से लेके चलना था। अब किस तरह से चलेंगे, फ्यूचर वैल्यू 300,000 इज इक्वल टू, अब आपने यहां पर एन्युटी को ब्रेक कर देना है क्योंकि इससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है। पहले साल में देखें 20,000 के रेंटल, पहले क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, बाद में आपने इसको कॉपी करना है, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करना है। तो लिखूंगा 1 + 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो मतलब
3%, रेज टू पावर। अब यहां पे थोड़ा सा मसला हो जाना है। अच्छा आप बताएं मुझे ये पावर क्या लिखनी चाहिए, मुझे ये पावर क्या लिखनी चाहिए? 4। तो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। आप क्यों ना पावर 5 लिख दो। अब मेरी बात सुनिएगा, पहला रेंटल आपका यहां पर मौजूद है, सेकंड रेंटल, थर्ड रेंटल, फोर्थ रेंटल, ऑलराइट। तो फिफ्थ रेंटल यहां पे नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक दिन का फर्क पड़ रहा है ना, 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी का, उसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है ना। आपका पांचवा रेंटल यहां पे मौजूद है। अब अगर मैं जाता हूं ना, आपने जिस तरह से कहा कि मैं एन्युइटी ड्यू के फार्मूले पे जाता हूं और 4 लेता हूं, मुझे एक कंपाउंडिंग फैक्टर आगे लगाना पड़े। भाई उस कंपाउंडिंग फैक्टर के लिए भी तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जबकि ऑर्डिनरी एन्युइटी मुझे क्या कहती है कि भाई लास्ट रेंटल जहां पर मौजूद होगा हम आपको वहीं छोड़ देंगे। क्या मैंने फर्स्ट ईयर के एंड तक नहीं आना? तो भाई फर्स्ट ईयर के एंड पर देखो नंबर ऑफ रेंटल, लास्ट रेंटल कौन सा बन रहा है। तो जैसे ही मैं अगर इधर 5 लगा दूंगा ना, तो इसने मुझे फर्स्ट ईयर के एंड तक ही लेके छोड़, तो मुझे इसके साथ फिर कोई कंपाउंडिंग फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, -1 डिवाइडेड बाय 3%। अच्छा अब इसको यहां पे अकेला नहीं छोड़ना। अब ये आया है फर्स्ट ईयर के एंड पर, तो अगले 2 साल के लिए इस पर कंपाउंडिंग फैक्टर। फिर ये बात समझ आई? प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट 20,000 इंटू 1 + X%। अब ये अगर मैं X% लिख रहा हूं तो ये फिर पीरियोडिक रेट आएगा। मैंने एनुअल रेट बताना है तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा, या आप इसको डिवाइडेड बाय 4 करते हुए जाओ। अब आपके पास नॉमिनल रेट आ जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है, मैंने उसको रेट पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली बताना है और ये रेट मिसिंग है। तो X% डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर। अब बताओ पावर क्या आएगी? 3 साल में क्वार्टरली बेसिस पर मैं 20,000 पे कर रहा हूं, तो टोटल 3 इयर्स में टोटल कितने रेंटल्स जाएंगे मेरे? 12। 12 में से 5 तो यहां पे आ गए, बाकी कितने बच गए? तो यहां पे 7 आएगा, यहां पे 8 ना लिख देना आप। टोटल आपके 12 रेंटल्स हैं, 5 यहां पे एडजस्ट हो चुके हैं, 7 यहां पर आ जाएंगे, 7 + 5 12 रेंटल्स पूरे हो गए। -1 डिवाइडेड बाय X% डिवाइडेड बाय 4, और ये डायरेक्ट थर्ड ईयर के एंड पर पहुंच जाएंगे। ओके, ओके, नहीं जाएंगे। इसका लास्ट रेंटल इधर है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर है। तो इस ऑर्डिनरी एन्युइटी ने मुझे यहां पे जाके छोड़ना है। तो इसके बाद एक कंपाउंडिंग फैक्टर 1 + X% डिवाइडेड बाय 4। अब जाओ और ये अपने कैलकुलेटर को बताओ पूरी इक्वेशन। बहुत से बच्चों के पास ना इसका आंसर नहीं आता है इस क्वेश्चन का, तो आप लोगों ने फिर ऑल्टरनेटिव मेथड से चले जाना है कि जहां पर मैंने रेट को एक्स पुट किया हुआ है, वहां एक्स की जगह पे आप 13.4, 13.8, 14.2, 14.6 ये पुट करके चेक कर लीजिएगा कि जिसका आंसर 300,000 के इक्वल हो वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर आपने ऑल्टरनेटिव वे पे चले जाना है। 3% इंटू 1 + X% बाय 4 raised to power 8 प्लस
20,000 into 1 plus x% by 4 raised to power 7 into 1 प्लस, अब ये लिमिट एक्सीड कर गई तो मैं इन अमाउंट्स को जाके ना ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 लिख देता हूं। या 4 जीरो भी कैंसिल हो सकते हैं। x% divided by तो ये आपके पास आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 13.80। ऑल राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से। अच्छा, a machine cost of company rupees 1 million and its effective life is estimated to be 20 years. If the scrap is expected to realize 50,000, अब आप लोग डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ चुके हो इंट्रो टू अकाउंटिंग में, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ मशीन बता दी, यूजफुल लाइफ बता दी, स्क्रैप वैल्यू बता दी। कहते हैं द सम टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर एट 13.25 कंपाउंडेड annually for 20 years to replace the machine which would cost 30% more than its present value। कहते हैं कि पुरानी मशीन हमने 1 मिलियन की परचेज की है और उसने 20 साल तक इस्तेमाल होना है और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 की है। आफ्टर 20 ईयर्स हम लोग जाके मशीन को रिप्लेस करेंगे और वो जो न्यू मशीन लेंगे ना आफ्टर 20 ईयर, वो इस प्रेजेंट वैल्यू के 30% ज्यादा पर हमें मिलेगी। तो हमने आज से ही उसके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। तो बताएं हम एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी जमा करवाएं। तो आप लोग देखो कि आफ्टर 20 ईयर्स आपकी इस वैल्यू, इस मशीन की वैल्यू क्या होगी। आफ्टर 20 ईयर्स इस मशीन की वैल्यू आपके पास कितनी होनी है, इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। जो एसिड की वैल्यू होती है WTB, वो उसकी स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होती है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो क्या आपको पुरानी मशीन से 50,000 रुपए मिल नहीं जाएंगे। अच्छा, आपको चाहिए कितने होंगे न्यू मशीन के लिए। 1 मिलियन का 30% ज्यादा कर दो तो आपको जो अमाउंट चाहिए होगी वो 13 लाख रुपए है न्यू मशीन के लिए। 50,000 रुपए पुरानी मशीन आपको देकर जाएगी, तो इसमें से 50,000 लेस कर दो। तो आपको कितने पैसों का बंदोबस्त करना है, 12.5 लाख रुपए का। अब अगले रेंटल्स के लिए 12.5 लाख रुपए उनकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी और रेंटल्स आपने जाके फाइंड कर लेने हैं।
12.5 लाख की को फ्यूचर वैल्यू कंसीडर करते हुए आप लोगों ने रेंटल्स की अमाउंट को फाइंड कर लेना है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% रेज टू पावर 20। अब यहां पे देखो रेंटल्स की अमाउंट आपके पास क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपीज। अगर आप एनुअल बेसिस पर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते जाओ तो आफ्टर 20 ईयर्स आपके अकाउंट में 12.5 लाख रुपए होंगे। 50,000 रुपये आपको मिलेंगे पुरानी मशीन सेल करने पर, और आप जाकर 13 लाख रुपए में न्यू मशीन परचेज कर लेना। ऑल राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से जी। सिंकिंग फंड होता है हमारे पास एक किस्म का, जो फ्यूचर की नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोग जो फंड इस्टेब्लिश करते हैं ना, उस फंड को कहा जाता है सिंकिंग फंड। अब इसके लिए बेसिकली सिंकिंग फंड बनाया जाता है कि भाई अभी मैं ये डिपॉजिट कर रहा हूं ताकि फ्यूचर की मैं अपनी किसी नीड्स को पूरा कर सकूं, तो उस फंड का नाम है सिंकिंग फंड। और इसके लिए हमेशा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज हो रहा होता है, क्योंकि फ्यूचर की नीड्स का आपको पता होता है। जैसे यहां पर आपको फ्यूचर की नीड्स का पता था और रेंटल्स की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे होते हैं जी। नहीं, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर रेंटल सेम रखे हुए हैं तो फिर तो एनवीटी के हिसाब से चलेंगे, चेंज करेंगे तो फिर, लेकिन ये होता है मोस्टली सिचुएशन में ना एक जैसी अमाउंट रखी जाती है। A sinking fund is saving of a constant amount for future। ये बात वैसे यहां तक ठीक है, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेविंग ऑफ अ कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, और चेंजिंग अमाउंट नहीं होती, चेंजिंग अमाउंट नहीं होती, सेम अमाउंट होती है। लेंडिंग ऑफ अ कांस्टेंट अमाउंट फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट इन फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस कैश फ्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर। फर्स्ट पॉइंट ज्यादा रीजनेबल लग रहा है इसके लिए, सिंकिंग फंड के लिए। नहीं, ये कांस्टेंट अमाउंट के लिए होती है। सिंकिंग फंड जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो कांस्टेंट अमाउंट के साथ होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, आगे देखें, इजी इजी से क्वेश्चंस आ गए। मोस्टली अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने वैसे भी पढ़े हुए हैं। जैसे कहते हैं व्हेन कैलकुलेटिंग IRR, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लो मस्ट बी। हाँ जी, IRR पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, बस ये इसका आंसर था जी। आगे कोई क्वेश्चंस? An investor invest rupees 500,000 today with the objective of receiving two equal annual receipts at the end of first year and inclusive of the original invested amount. If the interest rate is 16%, compute the amount of interest received in the second receipt। अच्छा, अब यहां पर देखें तो रेंटल्स पहले देखें क्या बनेंगे। 500,000 इन्वेस्ट किए तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल्स इंटू 1 - 1 प्लस 16% रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 16%। हाँ जी, द वैल्यू इज 311,481। अच्छा, अब यहां पर जरा सुनिएगा, ये हमारे पास रेंटल्स मौजूद है। उसने आपसे ये कहा है कि सेकंड रेंटल में हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। अब इसके लिए ना देखिए, इस तरह से होता है कि आपके पास 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 500,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको यहां से मिल गए 311,481, ये आपको मिल गए। अब इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है।
अब हमने देखना है कि भाई इसमें कितना इंटरेस्ट है, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 16% के हिसाब से 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 80,000। 80,000। तो 80,000 है इसमें इंटरेस्ट। बाकी देखो, इस टोटल रेंटल में से ये इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो आप देखो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ जाती है? 231, 481। अच्छा, अब 5 लाख में से ये प्रिंसिपल पे कर चुके हो, तो देखो बाकी अमाउंट हमारे पास कितनी बच जाएगी? 5 लाख में से ये प्रिंसिपल पे कर दिया है, बाकी अमाउंट कितनी बच जाएगी? 2685। अब इसका 16%, इस अमाउंट का 16%, 42963 सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, 42963। जी, नेक्स्ट बताएं। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर जाके सॉल्व कर लेने अपने पास। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। A project requires rupees 600,000 today. It result in two annual cash inflows of rupees 300,000. Requires 600,000 today will result in two annual cash flows of 300 at the end of first year, rupees 500,000 at the end of second year respectively. Compute net present value and the internal rate of return of the project if cost of capital is 5%. अब जो आप लोगों ने जाकर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है वो 5% के मुताबिक करनी है, जबकि साथ में आईआरआर की वैल्यू भी आपने बता देनी है। अब ये आप लोगों के पास कैश आउटफ्लो है 0 टाइम ड्यूरेशन पर, टू एनुअल कैश इनफ्लो 300,000 at the end of first year and 500,000 at the end of second year। तो अब आप लोगों ने 5% के ऊपर एनपीवी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। सबसे पहली चीज 5 zeros कॉमन ले दो, ये देखो। अब क्या करेंगे? 3 × 1 + 5% रेज़्ड टू पावर -1 प्लस 5 × 1 + 5% रेज़्ड टू पावर -2 एंड -6। ये इसकी आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए जरा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है? 139,229। अब 139,229 इन दोनों के पास मौजूद है। अब मुझे आईआरआर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आईआरआर की वैल्यू कैसे आएगी? उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को एक दूसरे के इक्वल कर दो। अब यहां पर 5% नहीं आएगा, यहां पर आएगा x% रेज़ टू पावर -1 प्लस 5 × 1 प्लस x% रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करें 19.65, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा इसमें ना यहां पर ये वाले क्वेश्चन 63, 64 देखो। अ प्रोजेक्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस व्हेन डिस्काउंट रेट इज 15%। कहते हैं डिस्काउंट रेट क्या होगा अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाए। बेसिकली रिलेशनशिप देखना था। तो अब नेट प्रेजेंट वैल्यू को देखो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो 15% से ग्रेटर जो भी आंसर है उसको टिक कर दो। तो 15% से ग्रेटर सिर्फ ये है, ये टिक कर दिया। फिर आपसे यहां पर 64 में नेट प्रेजेंट वैल्यू बता दी। कहते हैं 15
20% पर नेट प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो बताओ 20% पे क्या होगी? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू देख रही, जो वैल्यू 15,000 से कम पर हो हमने उसको टिक कर देना है। तो 15,000 से कम एक ही वैल्यू है, हमने टिक। मतलब इसमें कोई फार्मूलाज नहीं लगने थे, यहाँ पर जस्ट आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग थी जो आप लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आके अप्लाई करना था। इसी के साथ ही हमारे फाइनेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।